अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड डिजीज़ काज्ड बाय देयर डिफिशिएंसीज। तो आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वजह से जो डिजीज़ होंगे उसकी डिफिशिएंसी की वजह से उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो विटामिन्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरे वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल है, इस वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन भी फैट्स के साथ होती है। ठीक है। जो का हमारे पास माइसिलीज या काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं, ठीक है, उन्हीं के ज़रिए। और वो कैसे बनते हैं? बाइल जूसेस, बाइल साल्ट्स पहले रिलीज होते हैं, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। उसके बाद लाइपेज उनके ऊपर एक्ट करता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, वो फैट्स। तो उनके साथ ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। अब अगर बाइल जूस की डिफिशिएंसी होगी या फिर हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम नहीं बनेंगे, तो फिर हमारे पास क्या है, फैट की इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन नहीं होगी। तो उसकी वजह से ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है। तो फीसिस के थ्रू वो रिमूव होंगे। और दूसरी बात, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है, बॉडी में स्टोर हो सकते हैं क्योंकि फैट सॉल्युबल हैं। तो ये एडिपोज टिश्यूज़ और स्पेशली लिवर वगैरह, लिवर में स्पेशली ये एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन एडिपोज टिश्यूज़ में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? विटामिन ए है हमारे पास, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है। तो ये चार हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल है। और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हमारे पास क्या है, बी कम्प्लेक्स और नॉन बी कम्प्लेक्स। नॉन बी कम्प्लेक्स में हमारे पास विटामिन सी आता है। और बी कम्प्लेक्स में फिर दो टाइप्स हैं, एक हिमाटोपोइटिक, दूसरा एनर्जी रिलीजिंग। अब जो हिमाटोपोइटिक के नाम से ज़ाहिर है कि ये हिमाटोपोइसिस में हेल्प करते हैं, जिसमें विटामिन बी9 या फोलिक एसिड आता है और सियानोकोबालामिन, ठीक है, बी12 भी जिसको कहते हैं। और उसके बाद एनर्जी रिलीजिंग हमारे पास थायामीन है, बी1 और राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, नियासिन है, विटामिन बी3, पैराडॉक्सिन, विटामिन बी6 और बायोटिन, विटामिन बी7 और पेंटोथेनिक एसिड भी होता है, विटामिन बी5। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे विटामिन बी हैं, लेकिन ये दो तरह के हैं। एक हमारे पास हिमाटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, विटामिन बी9 और 12, क्योंकि वो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है। और एक है हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग, जो कि विटामिन बी1, 2, 3, 5 और उसके बाद 6, हमारे पास 6, 7, ये सारे हमारे पास क्या है, एनर्जी रिलीजिंग, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब आते हैं ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में ये याद रखो कि ये वाटर सॉल्युबल हैं, इस वजह से ये ब्लड में भी सॉल्युबल हैं और ब्लड से फिल्टर भी होते हैं ग्लोमेरुलस में, किडनी में नेफ्रॉन जो होते हैं, तो उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, तो विटामिन्स की भी हो सकती है, वहाँ से ये रिमूव होते हैं यूरिन के साथ। ठीक है। ज़्यादातर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यूरिन में ये रिमूव होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास इस वजह से स्टोर भी नहीं हो पाते, सिवाय चंद एक के, जैसे विटामिन बी12, ये हमारे पास स्टोर रह सकता है लिवर में 4 से 5 साल तक। और फोलिक एसिड ये भी तकरीबन 3 महीने हमारे पास क्या है, स्टोर रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं रहते बॉडी में, इस वजह से हमारे पास क्या है, इनकी तकरीबन हर वीकली या डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। जबकि फैट सॉल्युबल हमारे पास स्टोर होते हैं, तो उनकी हमारे पास डेली बेसिस पे समझो रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हम लोग आते हैं डिजीज़ जो विटामिन की डिफिशिएंसीज़ की वजह से होते हैं। अब सबसे पहले क्या है, विटामिन ए या रेटिनोइक एसिड इसको कहते हैं, ये नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डिफिशिएंसी से होता है, या फिर नेक्टेलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है, नेक्टेलोपिया। अब इसमें हमारे पास क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात को जो है बंदे को दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया, इसी को हम लोग क्या है, जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं। ठीक है। जीरो का मतलब ड्राई, ऑप्थेल्मिया का मतलब आई। तो जीरोप्थेल्मिया भी काज कर सकता है। ठीक है। विटामिन ए की डिफिशियंसी, ड्राई आई होता है, ठीक है, उसमें। और नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। ठीक है। और इसके अलावा विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड जो है, वो उसकी वजह से स्कर्वी होता है। अब स्कर्वी में क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग हमारे पास ज़्यादा होती है, स्पेशली गम्स से। ठीक है। वजह क्या है कि विटामिन सी जो है कोलाजिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर कोलाजिन ठीक से नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या है, ब्लीडिंग हमारे पास वहाँ से हो सकेगी। ठीक है, वो ब्लड वेसल से। ठीक है। गम्स में जो ब्लड वेसल होंगे तो उनमें भी कोलाजिन होते हैं ना, वो कोलाजिन अगर ठीक से नहीं बने तो उनसे हमारे पास क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन डी या कैल्सीफिरोल, या इसको हम लोग कैल्सीट्राइओल भी कहते हैं, तो इसकी डिफिशियंसी से दो डिजीज़ हो सकते हैं, एक रिकेट्स है जो कि बच्चों में होती है, और ऑस्टियोमलेसिया जो कि एडल्ट्स में होती है। दोनों सेम है, लेकिन क्या है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेसिया कहते हैं और रिकेट्स जो है बच्चों में। डिफरेंस थोड़ा बहुत है, क्योंकि बच्चों के बोन जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। उनमें हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट मिनरल्स इतने नहीं होते। ठीक है। इस वजह से वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनमें अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी वजह से उनके वो फ्लेक्सिबल बोन वीक होंगे, स्पेशली लेग बोन्स जो होते हैं, ठीक है, लेग के। तो वो जब चलते हैं तो उस वजह से हमारे पास उनके जो लेग्स होते हैं वो बेंड होते हैं, ठीक है, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है।
और इसके अलावा जो बड़ों में जो ऑस्टियोमलेसिया होता है उसमें जो है लेग्स हमारे पास क्या है, वीक तो होते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से, लेकिन वो हमारे पास ब्रिटल होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो वो हमारे पास क्या है, आसानी से टूटते हैं। तो हमारे पास आसानी से टूट सकते हैं, उनकी हमारे पास फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये जो एडल्ट लोग जब चलने लगते हैं ऑस्टियोमलेसिया वाले, तो उनके बोन्स जो लेग बोन्स होते हैं तो उनके फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि बच्चे जब चलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रिकेट्स कह रहे हैं, तो उनके बोन के बैंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेग बोन्स के स्पेशली। अच्छा, ये विटामिन डी का हम लोग जो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सन भी इसको सेंथिसिस करा सकता है। असल में सन इसकी सेंथिसिस इस तरह से नहीं करा सकता, ये हम लोग न्यूट्रिशन के फार्म में लेते हैं, तो उसको फिर मज़ीद हम लोगों ने एक्टिवेट करना होता है। तो वो एक्टिवेशन के 3 स्टेप होते हैं। तो एक स्किन में होता है जो कि सन करवाता है, उसके बाद लिवर में जाके उसकी हमारे पास थोड़ी बहुत, उसके बाद थर्ड जो लास्ट स्टेप है जिसके बाद वो फुल एक्टिव होता है, तो वो हमारे पास किडनी में होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है उसकी। तो ये हमारे पास क्या है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेसिया हो सकता है। अब हम लोग आगे जाते हैं, विटामिन ई या जिसको टोकोफिरोल भी कहते हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसकी अगर कमी होगी तो हेयर फॉल होगा, मसल वीकनेस होगा, इसके अलावा कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के या फाइलोक्विनोन भी इसको कहते हैं, जिसको K1 कहते हैं, और K2 जो होता है उसको हम लोग मीनाक्विनोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये विटामिन के क्या करता है, वो पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स को उनकी कार्बोक्सिलेशन कराता है, गामा कार्बन के ऊपर उनकी कार्बोक्सिलेशन कराता है, ठीक है। तो उनकी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब उनके ऊपर COO- ये उनके ऊपर ऐड करा देता है, जो तो उनके ऊपर अगर ये ऐड हो जाएगा तो उसकी वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के साथ, और एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक दूसरे को एक्टिवेट कराते हैं। तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो वो गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं करा सकेगा क्लॉटिंग फैक्टर्स के, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो क्लॉटिंग प्रोसेस के दौरान क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्लॉटिंग कास्केड स्टॉप हो जाएगा, क्लॉटिंग पाथवे का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, उसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग होगी, क्लॉट नहीं बनेगा। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर विटामिन के की डिफिशियंसी से हो सकता है। उसके बाद ये थे फैट सॉल्युबल। अब विटामिन B1 ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। विटामिन B1 या थायमीन जो होता है उसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास इसमें भी मसल वीकनेस, मसल पैरालिसिस या नर्व्स हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन, पैरालिसिस, ये सब हो सकता है इसमें। इसमें वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से जो होता है उसको हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। मतलब राइबोफ्लेविन वो विटामिन की नेम के ऊपर डिजीज़ का नाम रखा है। उसके बाद विटामिन B3 या नियासिन, इसकी डिफिशियंसी से प्लेग्रा होता है। प्लेग्रा में हमारे पास क्या है, 4D के नाम से याद रखो, 4D इसके सिम्टम्स हैं। डिमेंशिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसके बाद डायरिया होता है, उसके बाद हमारे पास डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकता है, ठीक है। विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से इरिटेबिलिटी, ठीक है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है, गुस्सा जल्दी आता है बंदे को, मसल वीकनेस हो सकता है, और न्यूरोपैथी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसकी वजह से हो सकता है। अब विटामिन B5 का एक बात याद रखें कि ये विटामिन B5 जो है हमारे पास क्या है, एसिटाइल को ए जो बन रहा था, वो को एंजाइम ए जो है वो विटामिन B5 है। अच्छा, अब क्रेब साइकिल में विटामिन B1 की भी ज़रूरत थी, थायमीन की, ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। और उसके बाद विटामिन B5 की भी ज़रूरत थी, विटामिन B3 की भी ज़रूरत थी, NAD क्योंकि वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था ना, NADH उससे बन रहा था, और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की भी वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इन सारे विटामिन की ज़रूरत होती है वहाँ पे क्रेब साइकिल में। तो इनमें से अगर कोई भी हमारे पास डिफिशियंट होगा तो हमारे पास क्रेब साइकिल का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये सारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इस वजह से हम लोग कह रहे थे कि एनर्जी रिलीजिंग हार्मोन वो विटामिन हैं ये। तो क्योंकि ये कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं मेटाबॉलिज्म में, तो इनकी डिफिशियंसीज की वजह से हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या है, वो हमारे पास ठीक से नहीं हो पाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी वजह से मुख्तलिफ हमारे पास क्या है, डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विटामिन B6 की तरफ आते हैं। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब पेरिफेरल जो नर्व्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास पैथोलॉजी होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ठीक से हमारे पास उनकी फंक्शन वो ठीक से नहीं कर सकेंगे। उसके बाद सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया भी इससे हो सकता है। सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक राउंड शक्ल में एक रिंग बना लेते हैं, और उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, आयरन भर जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो विटामिन B6 है ये हमारे पास एज ए को एंजाइम काम करता है। एक एंजाइम के लिए वो एंजाइम क्या कर रहा होता है, हीम सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है।
तो अगर हमारे पास ये एंजाइम ये विटामिन B6 नहीं होगा तो वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकेगा, तो हमारे पास क्या है, हीम नहीं बनेगा। जब हीम नहीं बनेगा तो वो जो आयरन आरबीसी के अंदर मौजूद होगा, वो आयरन क्या होगा, वो हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता जाएगा, और वो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास जमा होते जाएंगे, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और उनमें आयरन भरा होता है। और हमारे पास ये आरबीसी जो है इम्प्रॉपर होते हैं, मैच्योर भी नहीं होते, इसी तरह से हमारे पास रिलीज होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हम लोगों को पता है मैच्योर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, लेकिन इमेच्योर में होते हैं। तो इमेच्योर में प्रोडक्शन हो रहा होता है हीम का, तो उस वक्त हमारे पास इसमें इस तरह के रिंग्स बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, आयरन फील्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सिड्रोब्लास्ट। उस सेल को हम लोग सिड्रोब्लास्ट कहते हैं। उसकी वजह से जो एनीमिया होगा, आरबीसी की प्रोडक्शन एक तो कम होगी, और जो होंगे वो भी हमारे पास डिसफंक्शनल होंगे, तो इस वजह से हम लोग उसको नाम देंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। फिर विटामिन B7 या बायोटिन, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होता है, डर्मेटाइटिस। विटामिन B9 या फोलिक एसिड, इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B7 या बायोटिन की वजह से डर्मेटाइटिस होता है, विटामिन B9 या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया में क्या होता है, मेगालोब्लास्ट होते हैं। मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है बहुत बड़े सेल्स होते हैं, और ब्लास्ट सेल होते हैं मतलब इम इमेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ये बहुत बड़े सेल्स होते हैं और उनमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो हमारे पास ये जो होते हैं इम्प्रॉपर या इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, तो इनका एक नुकसान तो ये हमारे पास डिसफंक्शनल होते हैं, इतना फंक्शन नहीं करते। और दूसरा नुकसान ये है कि ये अपने पूरे 120 दिन हमारे पास नहीं गुजारते, क्योंकि ये हमारे पास जब कार्ड्स ऑफ बिलरोथ कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, किसमें, स्प्लीन में, वहाँ वो बहुत तंग कैपिलरीज होते हैं, नैरो कैपिलरीज। तो उनसे जब ये गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या है, इनकी हमारे पास ब्रेक डाउन होती है और मैक्रोफेजेस इनको खा लेते हैं, तो उसकी वजह से इनकी आरबीसी काउंट भी हमारे पास कम हो जाती है, तो उसकी वजह से एनीमिया होगा, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और दूसरा मैंने लिखा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है। अब न्यूरल ट्यूब हमारे पास 3rd वीक में बनता है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जब हो रही होती है, तो उस वक्त उसमें एंटीरियर न्यूरोपोर होता है उस ट्यूब में, और एक पोस्टीरियर न्यूरोपोर। एंटीरियर न्यूरोपोर अगर क्लोज नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो होगा डिसऑर्डर, उसको हम लोग नाम देंगे एननसेफली। एननसेफली का मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रेन। और अगर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोजर नहीं होगी उसकी, तो उसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा होगा। सियानोकोबालामिन विटामिन B12 की वजह से भी